अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से देखा था एल्कीन या अल्काइन, उसमें बस हाइड्रोजन ऐड कराना रहेगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम तभी हाइड्रोजन ऐड होगा। बेसिकली वो तीनों कैटलिस्ट क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे रिएक्शन हो सके और हाइड्रोजन ऐड हो जाए। ठीक है, सेकेंड मेथड हमने देखा था फ्रॉम अल्किल हालाइड। अल्किल हालाइड के अंदर 3 मेथड लिखे थे। पहला था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, जिसमें पहले आप RX से RMGX बनाओगे और फिर उसको पानी में डाल दोगे तो एल्कीन बन जाएगा, क्योंकि वो पानी से रिएक्ट करेगा, H ले लेगा उससे, तो RH बन जाएगा। अरे है ना, ठीक है। और इसी में सेकंड मेथड देखा था हमने वुड्स रिएक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन से अपन पर ये देखे थे कि ड्रॉबैक है उसमें, वी कैन ओनली प्रिपेयर द एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ हाइड्रो कार्बन्स। ऑड नंबर वाले बनाना चाह रहे थे हम, है ना, हम कोशिश कर रहे थे ना प्रोपेन बनाने की, बट कहां बना, प्रोपेन बना जरूर, बट प्रोपेन के साथ साथ इथेन और ब्यूटेन भी बन गए, एक कम वाला और एक ज्यादा वाला, और तीनों के बॉइलिंग पॉइंट्स इतने आसपास हैं कि वी कैन नॉट सेपरेट देम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आल्सो। ठीक है, तो इसलिए अपन वुड्स रिएक्शन को कभी यूज नहीं करेंगे फॉर प्रिपेयरिंग एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, फिर इसी में अपन एक और देखे थे जिंक वाला रिडक्शन, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे अपन RCl से Cl हटा रहे थे और H लगा दिए थे, तो RH बन गया था एल्केन। फिर लास्ट मेथड था कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसमें भी 2 मेथड देखे थे। एक था डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें सोडा लाइम लेकर के हमने सोडियम सॉल्ट लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडा लाइम से क्या निकल गया था, Na2CO3 बाहर, और RH बन गया हमारा एल्केन। करेक्ट। और लास्ट मेथड था कॉलबेस, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे, जिसमें कि हमने देखा था कि आपको एनोड में, एनोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है उससे आपको इथेन मिल रहा था, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड में आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही थी कैथोड में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस NaOH। ठीक है, यहां तक देख लिए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट साइन डालना। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। इसमें पहले लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मेन हेडिंग रहेगा, उसमें पहला ऐसा नंबर डाल लेना, रोमन नंबर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब देखो अपन क्या क्या चीजें देखते हैं कि उनका फिजिकल स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड्स होते हैं एल्केन, या वो गैस होते हैं। दूसरी चीज अपन देखते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और तीसरी चीज देखते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी, कि वो पानी में सॉल्युबल है कि कोई और सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, फर्स्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हाइफन डाल के लिखो, अमंग्स द स्ट्रेट चेन एल्केन्स, amongst the straight chain alkanes, amongst the straight chain alkanes, amongst the straight chain alkanes, the first 4 members, first 4 members बोले तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, the first 4 members, the first 4 members, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना C1 to C4, है ना, मेंबर कंटेनिंग 1 कार्बन टू मेंबर कंटेनिंग 4 कार्बन, है ना, वो तो रखा है। हाँ, क्या लिखे, फर्स्ट 4 मेंबर्स, यानी कि 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, नाम है उसका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्रैकेट क्लोज करना। आर गैसेस, आर गैसेस, आर गैसेस। आपकी ब्यूटेन भी तो गैस होती है ना, एलपीजी में ब्यूटेन ही होता है, वही नॉर्मल ब्यूटेन को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में फिल कर देते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ओके, कॉमा, द नेक्स्ट 13 आर, the next 13, the next 13, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, C5 to C17, वाह,
नेक्स्ट 13 बोल रहा हूं, मतलब C5 से 13 हुआ ना, तो C5 टू C17 हो जाएंगे 17, 13 और 4 17, C5 टू C17 ब्रैकेट में आर लिक्विड्स, आर लिक्विड्स, आर लिक्विड्स, एंड द हायर मेंबर्स, एंड द हायर मेंबर्स यानी कि अब C18 से आगे वाले सारे, एंड द हायर मेंबर्स आर कलरलेस सॉलिड्स, आर कलरलेस सॉलिड्स, आर कलरलेस सॉलिड्स। अब देखो उसका मेन रीजन ये है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं ना, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं। ये रहा एक मीथेन, ये रहा दूसरा मीथेन। अभी एक एक कार्बन वाला है ना, इसलिए इसके बीच में वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। दो बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसके बीच का वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर दो बॉडी का मास कम है तो उनके बीच का वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। तो जब अपन पहले 4 मेंबर की बात कर रहे हैं ना, तो उनके मासेस कम है, तो इसलिए उनका वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए वो गैसेस है। मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट मतलब गैसेस, थोड़े मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे तो लिक्विड, और एकदम आकर चिपक जाएंगे तो सॉलिड्स। ये तो अपन पढ़े ना, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, लिक्विड्स में दे आर लूजली पैक्ड, और वहां पे तो बहुत फार अपार्ट है इन गैसेस। तो ऑल बिकॉज ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा मास होगा उसका, और उतना ज्यादा वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसलिए वो सॉलिड हो गए आगे वाले। 18 कार्बन से लेके जितने भी और कार्बन वाले एल्कीन बनते होंगे वो सबके सब क्या है, सॉलिड्स हैं। 5 से 17 कार्बन तक लिक्विड्स हैं और पहले 4 गैसेस हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लाइन में द बॉइलिंग पॉइंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट्स, the boiling points of straight chain alkanes, the boiling points of straight chain alkanes, the boiling point of straight chain alkanes increase regularly with increase in their, the boiling points of straight chain alkanes increase regularly with increase in their molecular mass, with increase in their molecular mass, with increase in their molecular mass. So stop. This is because of the greater van der Waals force of attraction. This is because of the greater van der Waals force of attraction. Spelling VANDER है ना, WAALS, van der Waals, greater van der Waals force of attraction, and hence the boiling point increases accordingly, and hence the boiling point increases accordingly. ठीक है, यानी आप ये समझिए कि मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट इथेन से कम होगा, इथेन का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से कम होगा, प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से, ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन से, एंड सो ऑन। समझ रहे हैं क्या? अरे बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, आप सोचिए इधर। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, अगर वो लिक्विड है तो उनको सेपरेट करके वेपर बनाना है, तो आपको उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना है। तो जाहिर सी बात है जिसका मास ज्यादा है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, अभी अपन ने बात की थी, तो इसलिए उनको बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा लगेगा अलग करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल करके लिख भी लो। एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, और ये ऑर्डर लिख लेना हाइफन डाल के। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर
ठीक है, ये तो बात हो गई स्ट्रेट चेन एल्केन्स की। पर क्या हमेशा स्ट्रेट चेन एल्केन होते हैं क्या? ब्रांच भी तो होते हैं। आप कुछ सोचिए कि पेंटेन स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है, पेंटेन आइसो वाला भी पढ़े हैं अपन, और पेंटेन नियो वाला भी पढ़े हैं। और आर आइसोमर्स, तीनों आइसोमर है ना, सबके पास 5 कार्बन है, सबके पास 12 हाइड्रोजन है, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H12। बट सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तीनों में आपको क्या लग रहा है, किसका सरफेस एरिया सबसे कम है? कौन सबसे कम जगह ले रहा है? हाँ, क्या? नियो वाला। वो एक्चुअली स्पीयर टाइप का बन गया, नहीं ऐसा टाइप का। ये थोड़ा ऐसा है और ये एकदम स्ट्रेट चेन है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि अगेन वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा? अगर सरफेस एरिया कम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखना, अमंगस्ट आइसोमेरिक एल्केन्स, amongst isomeric alkane, amongst isomeric alkane, comma, the branched chain isomer, the branched chain isomer, the branched chain isomer, the branched chain isomer has lower boiling point than the, has lower boiling point than the, has lower boiling point than the corresponding straight chain alkane, has lower boiling point than the corresponding lower chain, sorry, straight chain alkane, corresponding straight chain alkane. तीनों यहां जो आइसोमर बने तीनों ही 5 कार्बन के हैं, बट एक दूसरे और तीसरे में ब्रांचिंग है, और तीसरे में तो ब्रांचिंग और बढ़ गई है। दूसरे में तो एक ही ब्रांच थी, तीसरे में एक और ब्रांच आ गई। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो फुल स्टॉप। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट, इसका भी रीजन लिखते हैं, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट with branching the shape of the molecule, with branching the shape of the molecule, with branching the shape of the molecule tends to approach, shape of the molecule tends to approach, tends to approach that of a sphere, tends to approach that of a sphere. Full stop. As a result, surface area decreases. As a result, surface area decreases. As a result, surface area decreases. Thereby decreasing van der Waals force of attraction. 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 ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो नीचे, एग्जाम्पल, ये तीनों बनाना, पेंटेन, फिर यहां पर ग्रेटर देन का साइन लगा लेना। है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, फिर इसका सबसे कम किसका है? उसका। ये आपका एन पेंटेन है, दिस इज एन पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन, एंड लास्ट वन इज नियोपेंटेन। जब भी सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक कार्बन ऐसा ब्रांच आ जाए तो उसको आइसो बोलते हैं, और सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर दोनों ब्रांच आ जाए तो नियो, और स्ट्रेट वाले को एन। ये सबके कॉमन नेम लिखे हुए हैं, इनके आईयूपीएसी नेम्स क्या क्या होंगे? इसको आप सिंपल पेंटेन बोलोगे, इसको 2-मिथिल ब्यूटेन, और इसको 2,2-डाइमिथिल प्रोपेन। क्लियर है? ये इनके आईयूपीएसी नेम हो गए।
देखो बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आपको 4-5 कंपाउंड दे देगा, बोलेगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आपको ये दोनों कंसेप्ट यूज करके उनको अरेंज करना है। सब स्ट्रेट चेन में है तो सबका मास देखना है कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जो अपन पहला वाला केस देखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी लिखेगा, सेकेंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सेकेंड प्रॉपर्टी है ना फिजिकल में। फिजिकल प्रॉपर्टी अपना ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी हो गई बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड लिख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। और ये बॉइलिंग पॉइंट में अपन ने स्टेट भी लिख दिया, शुरू में लिखे थे ना, पहले 4 गैस, अगले जो आपके 14-13 है वो लिक्विड्स, और उसके बाद के सारे सॉलिड्स। तो उसमें ये प्रॉपर्टी भी कवर हो गई, कौन सी, स्टेट की, कि उनका फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, थर्ड लिखेंगे नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट में हाइफन डाल के, लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स, like boiling points, like boiling points, melting points of alkane also, like boiling points, melting points of alkanes also increase with increase in carbon content. Increase in carbon content. ठीक है, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, हाँ सॉल्युबिलिटी थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में, थर्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में हमेशा एक थंब रूल याद रखना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलार सॉल्यूट को पोलार सॉल्वेंट चाहिए डिसॉल्व होने के लिए, और एक नॉन पोलार सॉल्यूट को नॉन पोलार सॉल्वेंट चाहिए डिसॉल्व होने के लिए। अब ये नॉन पोलार है क्योंकि कार्बन की चेन है ना, पोलार कहां से हो जाएगी, पोलार के लिए तो आपको 2 अलग अलग एलिमेंट चाहिए जिनकी पोलैरिटी में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे HCl एक पोलार है तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना, बट ये आपके जो एल्केन कार्बन कार्बन की चेन है तो कार्बन कार्बन तो दोनों एक जैसे ही होंगे ना, तो वहां पे कोई पोलैरिटी जनरेट ही नहीं होगी, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। वैसे भी कोवेलेंट बॉन्ड है सबके सब। ठीक है, जैसे Cl2 ये भी नॉन पोलार है, I2 ये भी नॉन पोलार है, बट HCl पोलार है ना, अमोनिया पोलार है, N और H में डिफरेंस है ना, भले कोवेलेंट बॉन्ड यहां भी है दोनों में, बट देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, हाँ वो शेयर्ड पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, देयर बाय गेटिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। यही चीज अपन ने पानी में देखी थी कि पानी में क्या होगा, यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड बनी है, कोई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या गेन थोड़ी ना हुआ है, लॉस और गेन थोड़ी ना हो रहा है, शेयरिंग हो रही है यहाँ पे भी। बट हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा टिल्ट करवा देगा, जिसके कारण ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो आपका वाटर एक पोलार सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, एक पोलार, तो एल्केन वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। समझ रहे हैं क्या, इसमें हाइफन डाल के लिखो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक dissolves like is the general rule of solubility. Like dissolves like is a general rule of solubility. Full stop. Alkanes which are non-polar, alkanes which are non-polar, alkanes which are non-polar in polar solvents, are insoluble in, alkanes which are non-polar are insoluble in, alkanes which are non-polar are insoluble in polar solvents, are insoluble in, alkanes which are non-polar are insoluble in polar solvent such as water, such as water.
such as water, but are highly soluble in non-polar solvents such as ether. अल्कोहल पोलार में आ जाएगा, वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है पोलार अल्कोहल, स्लाइटली एसिडिक. हाँ, सच एज क्या लिखे, ईथर, कॉमा बेंजीन, कॉमा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा. ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा, CCl4. हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4. नाम याद रखना, पर कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी फिर से पढ़ेंगे, आएगा अभी. ठीक है, डन. लास्ट प्रॉपर्टी लिखो, डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो जाहिर सी बात है, आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी. ठीक है, पर वो ठीक है, अपन को पानी से कंपैरिजन करना, तो एक लाइन लिखना है इसमें, ऑल एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर. ऑल एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर. ऑल एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर. शुरू के तो गैसेस ही है, तो उनकी डेंसिटी तो वैसे ही कम होगी. वाटर की डेंसिटी क्योंकि 1 होती है ना, मतलब आप सोचिए सारे एल्केन वाटर से लाइटर है, मतलब सारे एल्केन का डेंसिटी 1 से कम ही होगा. मैक्सिमम 0.8 तक जाता है एल्केन का डेंसिटी, तो सभी जो सॉलिड है उनका भी डेंसिटी बहुत कम होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड हेडिंग, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टी. ये वाला हेड डालना, सेकेंड नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज. अब इसके सेट ऑफ रिएक्शंस अलग होंगे, है ना. प्रिपरेशन के जो अपन ने 6 रिएक्शन देखे थे वो ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी के रिएक्शन चालू होंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन. एल्केन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करेंगे, इनके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है ही नहीं कुछ ऐड करने के लिए, है ना. कार्बन तो सिंगल बॉन्ड बनाया ना सबके साथ, तो यहां पे कार्बन के पास एक्स्ट्रा बॉन्ड तो है नहीं कुछ ऐड करने वाले नया, तो उसको पुराने को हटाना पड़ेगा नए को जोड़ने के लिए. इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना. समझ रहे हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हाइफन डाल के लिखो, अ रिएक्शन इन विच. अब देखो ये वाला पार्ट हमने ना पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ा था, सुन रहे हो क्या? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन मैंने आपको लास्ट में बताया था ना, एक्सरसाइज जब अपन बना रहे थे, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ. ठीक है, हालांकि ये चीज डेफिनेशन अपन को पिछले चैप्टर में पढ़नी थी, बट क्योंकि यहाँ पढ़ना ही था तो मैंने वहां नहीं लिखवाया था कुछ आपको. ठीक है, तो अ रिएक्शन इन विच a hydrogen atom of a hydrocarbon, a reaction in which a hydrogen atom of a hydrocarbon, a hydrogen atom of a hydrocarbon is replaced by an atom, is replaced by an atom, is replaced by an atom or a group of atom, is replaced by an atom or group of atom, is replaced by an atom or group of atom, is called a substitution reaction, is called a substitution reaction, is called a substitution reaction. ठीक है, फुल समझ के नेक्स्ट टाइम लिखना, alkanes because of having, alkanes because of having, alkanes because of having C bond C and C bond H bonds. एल्केन के पास इन दोनों बॉन्ड के अलावा और कोई बॉन्ड है ही नहीं, है क्या इनके अलावा और कोई बॉन्ड? तो एल्केन्स because of having only C bond C and C bond H bonds undergo only substitution reactions, undergo only substitution reactions, undergo only substitution
रिएक्शंस। ठीक है, चलो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन में एक हाइड्रोजन आकर के सब्स्टिट्यूशन करेगा, एल्केन का एक हेड छटेगा और उसकी जगह हेलोजन आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या हेलोजिनेशन का मतलब? ठीक है, इसमें हाइफन डाल के एक लाइन लिखो। इट इज कैरिड आउट, इट इज कैरिड आउट, इट इज कैरिड आउट by treating alkane, it is carried out by treating alkane with a suitable halogen, with a suitable halogen. It is carried out in presence of suitable halogen, suitable halogen in presence of ultraviolet light, ultraviolet light, ultraviolet light, or by heating the mixture, or by heating the mixture, or by heating the mixture to 520 to 670 Kelvin. 520 to 670 Kelvin. 520 to 670 Kelvin. एक लाइन नीचे और लिखना। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of different halogens, the order of reactivity of different halogens is as follows, is as follows. The order of reactivity of different halogens is as follows. Fluorine F2 greater than, fluorine F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2. ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। मतलब सबसे पहले फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशन करेगा, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे लेट करेगा आयोडीन। ठीक है, रिएक्शन समझना क्या होने वाला है, ध्यान दो। इधर एग्जांपल लिख रहे हैं इसका अपन, हेलोजिनेशन रिएक्शन का। आपने लिया मीथेन, CH4 सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है, इससे छोटा एल्केन नहीं बन सकता। और आपने लिया क्या, क्लोरीन Cl2। तो क्या करेगा ये, एक Cl निकलेगा, H के साथ जाएगा और एक Cl उस H की जगह लेगा, यानी कि CH3Cl प्लस HCl। पर ये ऐसे नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा यहां पे, या तो UV या तो 520 to 670 केल्विन। और ये जरूरत क्यों पड़ती है UV की, क्योंकि आपको ये Cl को तोड़ना है, और ये Cl जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, Cl फ्री रेडिकल। और याद है आपने जब Cl फ्री रेडिकल पढ़ा था तो वहां पे हम लिखे थे कि UV लाइट लगती है Cl2 को तोड़ने के लिए। समझ रहे हैं क्या, क्लियर है? तो ऐसा होगा, बट ये रिएक्शन यही स्टॉप नहीं होगा, अभी और क्लोरीन है हमारे मिक्सचर में, और क्लोरीन होगा ना, तो सारे मीथेन मान लो पहले क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो गए। क्या नाम है, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हुए। अगर और क्लोरीन होगा, अगर आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया हुआ है तो वो और क्लोरीन मिलके क्या करेंगे पता है, सेम काम, एक और H को हटाएंगे और क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। क्या बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन। अगर अभी भी कोई क्लोरीन बचा है तो ये डाइक्लोरोमीथेन भी ट्राइक्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? और अगर अभी भी कोई क्लोरीन बचा हुआ है तो लास्ट ये जो जितने भी ट्राइक्लोरोमीथेन बने हैं उसमें वो बचे हुए क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना देंगे, CCl4। इस तरीके से सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट बाय व्हाट, हैलोजेंस। नाम क्या होंगे इनके, ये हो गया आपका क्लोरोमीथेन, दिस इज क्लोरोमीथेन, दिस इज डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, this is trichloromethane which is commonly known as
क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सुने क्लोरोफॉर्म कभी? हाँ हाँ वही पिक्चरों में देखे ना अपन, वो रुमाल लेते, रुमाल के अंदर क्लोरोफॉर्म डालते हैं, ऐसे सुंघाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, पिक्चर में कर देते हैं तुरंत, है ना? वैसे उसी को ना पहले अपन एज अ क्लोरोफॉर्म को पहले एज एनेस्थीसिया भी यूज करते थे मेडिकल फील्ड में। एनेस्थीसिया लेते हैं ना, आप कुछ ऑपरेशन करवा रहे हैं, सर्जरी करवा रहे हैं, तो आपको पहले उस एरिया को या आपको पूरा बेहोश कर देंगे या तो उस एरिया को सुन्न करेंगे, ताकि वहां पे कुछ भी कटिंग पिटिंग होगी तो आपको पता ना चले। समझ रहे हैं क्या? उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया दे करके सुन्न कर देना उस पर्टिकुलर रीजन को। सुन रहे हैं क्या? तो जनरली पहले हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, दैट इज वाई इसको अब नहीं यूज करते हैं एज एनेस्थीसिया। ठीक है? और ये वाले को बोल रहे हैं अपन टेट्राक्लोरोमीथेन, आईयूपीएसी नेम, और कॉमन नेम तो अभी लिखे थे पीछे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है? लिख लो चारों रिएक्शन। मैकेनिज्म अच्छा है इसका, मैकेनिज्म समझते हैं कैसे हो रहा है रिएक्शन। हो गया? डन। अब रिएक्शन का एक्चुअली नाम आप ठीक है बोल रहे हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट एक्चुअली ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है। क्या है? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। नीचे लिख भी लेना, द रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मैकेनिज्म। द रिएक्शन टेक प्लेस बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मैकेनिज्म which can be understood as follows। मैकेनिज्म समझते हैं, which can be understood as follows, which can be understood as follows। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, अभी लिखेगा मत। मैकेनिज्म समझते हैं, रिएक्शन पीछे वाला हो कैसे रहा है, मैकेनिज्म। ठीक है? तो मैकेनिज्म का मतलब होता है कि ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में नहीं होते हैं, दे टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स। तो वो मल्टीपल स्टेप कैसा होता है उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेथड इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है? देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ध्यान देंगे। स्टेप 1 होता है चेन इनिशिएशन। इसका नाम है चेन इनिशिएट, चेन इनिशिएट करना। आपने देखा ना चेन रिएक्शन था, वो एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस होते गए क्लोरीन से, वन बाय वन, राइट? तो वो चेन टाइप का चल रहा है कि पहले एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, वो चेन में चल रहा है। तो चेन पहले इनिशिएट होगी। कैसे इनिशिएट होगी, ध्यान देंगे। पहले क्लोरीन तोड़ो तो सही, तब तो वो जाके कहीं जुड़ेगा ना। कभी भी कोई रिएक्शन में पहले बॉन्ड टूटनी चाहिए पुरानी वाली, फिर नई बॉन्ड बनती है। तो आपने Cl2 लिया, साथ में क्या लिया? अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट को अपन HNO से दिखाते हैं, याद है HNO क्या होता था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नहीं भेज रहा हूं, ये याद है E इज इक्वल्स टू HNO, जहां पे H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट था और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी होगी, तभी HNO लिखे हैं। ठीक है? तो HNO का मतलब वही एनर्जी ही है, पर वो कौन सी एनर्जी होगी? अल्ट्रावायलेट की एनर्जी। अरे हर लाइट की एनर्जी होती है ना, यही तो प्लैंक्स ने बोला था कि एवरी लाइट हैज गॉट एनर्जी, और वो एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उस लाइट की एनर्जी होगी। ठीक है? तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? चेन इनिशिएशन, जहां पे आपने क्लोरीन को पहले फ्री रेडिकल में ब्रेक कर दिया। ठीक है? तो ये बन गया आपका 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल, खत्म। पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 ध्यान देंगे, स्टेप नंबर 2 इसको बोलते हैं चेन प्रोपगेशन।
चेन प्रोपगेशन. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपगेशन? प्रोपगेट मतलब चलना क्या होता है? चलना. एक बार चेन चालू होगी तो अब चलेगी, अब चलेगी, रुकेगी भी लास्ट, फिर वो चेन, चेन टर्मिनेशन बोलेंगे. तो क्या बोलेंगे? पहले चालू करो, चलाओ, फिर बंद करो. तो इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन. क्लियर है? अब प्रोपगेशन में क्या होगा, ध्यान देना. ये जो फ्री रेडिकल बना है ना, ये जाकर के सबसे पहले शुरुआत हमने किससे की थी? मीथेन से किए थे ना शुरुआत. इस मीथेन पे जाके आपका ये रियल फ्री रेडिकल अटैक करेगा. ठीक है? अटैक करके एक नया रेडिकल बनाएगा, दैट इज मिथिल फ्री रेडिकल. और जो H यहां से निकला है ना, उसके साथ बन जाएगा HCl. अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं बना है, प्रोडक्ट तो CH3Cl होता है ना पहला. अब फर्स्ट रिएक्शन को देखते रहना. 4 में जो पहला रिएक्शन है उसको देखो, देखो ना, CH3Cl प्लस HCl बना, पर अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं बना है. अब देखो, ये जो नया फ्री रेडिकल बना है, ये एक और एक Cl2 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा CH3Cl प्लस एक Cl रेडिकल बाहर. अब देखो, वो एक रिएक्शन एक्चुअली 2 स्टेप में हो रहा है. आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो ना, आपको फर्स्ट रिएक्शन मिलेगा. देखो ऐड करके दिखाऊं. CH4 इधर का, इधर का Cl, इधर का Cl कैंसिल हो जाएगा, क्या बोलते हैं? और लेफ्ट में क्या है? Cl2, इधर का CH3, इधर का CH3 कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा? CH3Cl और इधर का HCl. तो यही तो आपने पहला रिएक्शन लिखा है, बट एक्चुअली ये पहला रिएक्शन 2 स्टेप में होता है. पहले वो Cl रेडिकल जाके एक नया रेडिकल बनाएगा, और वो नया रेडिकल फिर Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूल प्लस एक रेडिकल और बना देगा. अब ये जो रेडिकल निकला है, ये फिर जाके अटैक करेगा. अब इनको अटैक करेगा, किसको? CH3Cl को. अब आप ये समझिए कि ये स्टेप से सारे के सारे CH4 क्या बन चुके हैं? CH3Cl. सुने क्या? अरे हाँ या ना? जितने भी CH4 थे वो सबके सब क्या बन गए हैं? CH3Cl. ये पहले 2 स्टेप से समझ गए क्या? ये 2 को ऐड किए तो आपका पहला रिएक्शन आया. अब इमेजिन कर लो कि सारे के सारे अब यही है अंदर. तो अब इसमें जाकर के आपका CH3Cl में अगेन आपका Cl रेडिकल अटैक करेगा. अब एक और नया फ्री रेडिकल बनेगा. देखो यहां नया रेडिकल कैसे बना था? एक हाइड्रोजन कम कर दो. तो वैसे इससे नया रेडिकल कैसे बनेगा? एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो क्या बनेगा? CH2Cl रेडिकल. CH2Cl. अरे इससे जैसे ये बना ना, एक हाइड्रोजन कम करके रेडिकल लगा दिए डॉट, वैसे यहां भी एक हाइड्रोजन कम करोगे तो क्या बचेगा? CH2Cl बचेगा. प्लस HCl. प्लस क्या आएगा? HCl. जैसे यहां आया, करेक्ट. अब यही जो बना था यही अगले स्टेप में क्या ना, प्रोपगेट हुआ. वैसे यहां भी ये अगले स्टेप में प्रोपगेट होगा. किसका रिएक्ट किया था? ये भी Cl2 रिएक्ट करेगा, और एक हाइड्रोजन जो हटा है उसकी जगह एक Cl लेगा, और एक Cl रेडिकल फिर से बन जाएगा, यानी कि CH2Cl2 प्लस Cl. तो ये भी आपका 2 स्टेप में हुआ, जो आपका दूसरा रिएक्शन है. समझे क्या? तो ऐसे करके सारे CH3Cl अब बन चुके हैं CH2Cl2. मतलब वो 4 एक्चुअली 8 रिएक्शन है. समझ रहे हैं क्या? वो 4 जो आपने लिख दिया ना लाइन से, वो एक्चुअली 8 स्टेप में हो रहे हैं. ठीक है? चलो अगला रिएक्शन बताओ. तो अगला रिएक्शन क्या होगा? कौन गेस करेगा अगला रिएक्शन क्या होना चाहिए? अब तो सारे के सारे CH3Cl ये बन चुके हैं ना, तो अब इसी पे अटैक होगा अगला. तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन कम करूं, नया रेडिकल आने वाला है. CHCl2 का नया रेडिकल प्लस HCl. फिर ये जो नया रेडिकल बना है, इसी पे कौन अटैक करेगा? Cl2. और क्या बनाएगा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस, अरे पहले स्टेप में HCl बन रहा है, दूसरे स्टेप में वापस एक रेडिकल आ रहा है ताकि वो अगले स्टेप को अटैक कर सके. हो गया पूरा. तो सारा का सारा डाइक्लोरोमीथेन अब बन चुका है ट्राइक्लोरोमीथेन. क्लियर? अब लास्ट 2 स्टेप. चलो संस्कृति बताओ, लास्ट 2 स्टेप. CHCl3 प्लस, एक सेकेंड, एक धीरे धीरे धीरे, प्लस Cl रेडिकल gives
सीसी अभी अभी ऐड थोड़ा कराना, अभी सिर्फ एक एच हटा के फ्री रेडिकल बनाना है। देखो ना यहाँ पे देखो, यहां से सिर्फ एक एच हटा के रेडिकल बनाए थे, हाँ तो सीधा लास्ट ये बना दे रहे हो CCl4। हाँ क्या बनेगा, हाँ CCl3 का रेडिकल प्लस HCl। ठीक है चलो मौली, आप ही हो ना मौली। ये तो CHCl थी, तो तुम बात करना बंद करोगे नहीं, बाहर करूं कल जैसे, कल ही दिया ना हार्दिक, हार्दिक पनिशमेंट, फिर आज वैसे ही कर रहे हो। हाँ ट्राई करो, इन दोनों को अच्छे से देखो पहले, कि जो यहां बना वही आगे गया। ये 6 स्टेप तो लिखा ना मैंने, ये 2 लिखा, चलो यहां नहीं समझ में आया तो यहां देखा वही चीज, फिर वही चीज हमने यहां करी, तो यहां 6 समझ में आया तो आप पूछ क्यों नहीं रहे हो। हाँ बोलो, CCl3 रेडिकल प्लस, हाँ Cl2 CCl4 प्लस Cl। इन दोनों को ऐड करो, आपको लास्ट फोर्थ रिएक्शन मिल जाएगा। समझ रहे हैं क्या, तो ये प्रोपगेशन हो रहा है क्लियर। टर्मिनेशन देखो तभी होगा, एक चीज ध्यान रखना, हर स्टेप में ना, अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखोगे, हर स्टेप में रिएक्टेंट साइड में एक मॉलिक्यूल है और एक रेडिकल है, एक मॉलिक्यूल है एक रेडिकल है, एक मॉलिक्यूल है एक रेडिकल है, एक मॉलिक्यूल है एक रेडिकल, मॉलिक्यूल रेडिकल मॉलिक्यूल रेडिकल, सेम वहां पर भी। और प्रोडक्ट भी जो बन रहा है ना, प्रोडक्ट्स भी जो बन रहे हैं, रेडिकल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल रेडिकल मॉलिक्यूल रेडिकल मॉलिक्यूल रेडिकल मॉलिक्यूल रेडिकल मॉलिक्यूल, तभी ये प्रोपगेट होते जा रहा है, कि हर स्टेप में एक रेडिकल बन रहा है और वो जाके फिर अटैक करके नया रेडिकल बना रहा है। तो ये रिएक्शन स्टॉप तब होगा जब एक रेडिकल रेडिकल के साथ जाकर ऐड करे और मॉलिक्यूल बना दे, तब रिएक्शन खत्म। तो अभी क्या हो रहा है पता है, हर बार एक रेडिकल जाके ना एक मॉलिक्यूल को अटैक कर रहा है, तो नया रेडिकल और एक मॉलिक्यूल बना दे रहा है। पर अगर मान लो कि इसी स्टेप में अगर ये वाला जो फ्री रेडिकल है, ये इस पे ना अटैक करके एक और अपने ही जैसे के साथ अटैक करता, तो ये क्या बना लेते, इथेन। क्या बना लेते, इथेन। रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाता है। रिएक्शन स्टॉप क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि नया रेडिकल बना ही नहीं, नया रेडिकल बना नहीं तो प्रोपगेट कौन करेगा। समझ रहे हैं क्या, तो ये होगा चेन टर्मिनेशन। ये क्या होगा, चेन। अब अंदर कौन सा रेडिकल किसके साथ अटैक कर रहा है हमें नहीं पता, सारे रिएक्शन कहां हो रहे हैं, बीकर के अंदर। बीकर के अंदर तो किसी का कंट्रोल है ना, क्योंकि कौन जाके किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। पर टर्मिनेशन तभी होंगे जब 2 रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनेगा और रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब ये स्टेबल हो गया ना, अब तो नहीं करेगा। पर हर बार क्या हो रहा था, हर बार प्रोडक्ट में एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा था, हर बार प्रोडक्ट में एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा था, जो जाके अगले स्टेप में अटैक कर रहा था। समझ रहे, जो अगले स्टेप में जाकर के अटैक कर रहा था और रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा था, प्रोपगेट करा रहा था। तो टर्मिनेशन तभी होगा जब कोई भी 2 फ्री रेडिकल आपस में, हो सकता है Cl का ही फ्री रेडिकल एक और बार Cl के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर Cl2 बना ले, स्टॉप, इनका रिएक्शन स्टॉप हो गया। पर और भी फ्री रेडिकल है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहे होंगे, तो या तो वो प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे ऐसे, या तो टर्मिनेट होते जा रहे होंगे रिएक्शंस। ठीक है चलो लिखो, हेडिंग डालो, मैकेनिज्म। अच्छा इज अंडरस्टूड एज फॉलोज लिखो ना, देखो स्टेप 1 चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, स्टेप 1 चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। ठीक है लिख लो रिएक्शन चेन इनिशिएशन का, मैं कुछ वो नहीं लिख पा रहा हूं कंटेंट, ठीक है समझ जाएंगे ना। लिखिए ऊपर वाला रिएक्शन। चलो स्टेप नंबर 2 चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन। लिख लो ये 8 रिएक्शन।
Step 3, chain termination. Chain termination. Chain termination. इसमें हाइफन डाल के लिखो, the above reactions may come to a halt. The above reactions may come to a halt. Halt मतलब stop. The above reactions may come to a halt if two of the same, if two of the same, if two of the same or different free radicals, if two of the same or different free radicals combine amongst themselves, combine amongst themselves without producing new free radical, without producing new free radical, without producing new free radical. तो उसके लिए तीनों रिएक्शन लिख लेना, ये दो तो लिखे हुए हैं, एक और लिख लेना, विदाउट प्रोड्यूसिंग न्यू फ्री रेडिकल्स. नए फ्री रेडिकल बनेंगे नहीं तो वो फ्री रेडिकल आगे बढ़ाएंगे नहीं रिएक्शन. मॉलिक्यूल तो स्टेबल होता है ना, फ्री रेडिकल अनस्टेबल है ना. फ्री रेडिकल हमारे कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये लोग सब अनस्टेबल है. तो ये जाके देखते हैं कि कहीं अटैक करें. ठीक है, तो जब नया रेडिकल तीनों रिएक्शन में नहीं बन रहा है तो रिएक्शन आगे प्रोपगेट भी नहीं होगा, हॉल्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी हुई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन. ठीक है, चलिए सेकेंड लिखेंगे. सेकेंड ऑक्सीडेशन. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ये किसमें अपन लिख रहे हैं, आप सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी लिखियो ना, उसी के अंदर दूसरा ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन दोनों पढ़ेंगे. एक कंबशन होता है जिसमें अनकंट्रोल्ड एयर में बर्न कर रहे हैं तो वो सीधा CO2 और H2O बनेगा. पर अगर आप एक ऐसे मीडियम में करा रहे हो जहां पे ऑक्सीजन लिमिटेड है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले रहे हो, तो देखो ये रिएक्शंस ऐसे होते हैं, आपके जितने भी एल्केन होते हैं ना, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन, which can further be converted into aldehydes or ketones, which can further be converted into carboxylic acid. अनकंट्रोल्ड मैनर में बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हर एल्केन CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट देगा. दैट इज वाई हमारे जितने भी एल्केन्स होते हैं ना, दे आर यूज्ड एज फ्यूल. जैसे आप LPG तो यूज करते ही हो, हमारे पेट्रोल में भी होता है हाइड्रोकार्बन्स, तो दे आर यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज उनके बर्न होने से एनर्जी और हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दैट इज वाई. ठीक है, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन, हाइफन डाल के लिखना. पहला लिख लो कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबशन.
हाँ इसी के अंदर ए और बी करके लिख लो। ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन बोलो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंबशन हाइफन डाल के, एल्केन रेडिली बर्न इन एयर, एल्केन्स रेडिली बर्न इन एयर और ऑक्सीजन, एल्केन्स रेडिली बर्न इन एयर और ऑक्सीजन on heating producing CO2 and H2O, producing CO2 and H2O, producing CO2 and H2O। एग्जाम्पल लिखना, एक तो अपन मीथेन को ही बर्न करते हैं, मिलेगा CO2 and H2O, बैलेंस करना इसको। एक और लेते हैं, C4H10 के एक मॉलिक्यूल को बर्न करते हैं और बताना CO2 और H2O कितना बन रहा है। एक ही मॉलिक्यूल लेना, ठीक है, बैलेंस करते वक्त ध्यान रखेंगे मॉलिक्यूल एक ही बर्न कर रहे हैं, तभी तो आएगी ना वो पर मोल के लिए कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये क्या रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है ना, इसके एंथैल्पी को क्या नाम दोगे आप, डेल कॉम्ब एच। पढ़े ना अपन बहुत सारी एंथैल्पी, डेल डिसोसिएशन वाले के लिए एच, डेल सब एच, हर प्रोसेस का एक एंथैल्पी चेंज होगा, पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करो बाय टेकिंग ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन, एल्केन को नहीं बढ़ाना है, भले आपको ऑक्सीजन के लिए डिवाइड बाय करना पड़े। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, कार्बन यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे भी 4 तो होंगे, इसको बदलना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 10, यहां 10 करने के लिए 5 लगा दूं, अब बस ऑक्सीजन बचा है। तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 8 और 5 13, यहाँ पे O2 13/2 लोगोगे तो काम हो जाएगा, जो 13 लिखोगे तो 26 हो जाएंगे, बाई 2 है ना कि 13, समझ आएगा। सेम चीज ऊपर भी करेंगे, ऊपर बताओ, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 4 करने के लिए 2 लगा दिया, अब ऑक्सीजन काउंट कर लो, नहीं यहाँ 4/2, गजब करते, 4/2 क्यों, 2 ही रखेंगे ना डायरेक्ट। भोला है वो, ठीक है, लिखो दोनों रिएक्शन। दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल CH0 आता है इसका -890 किलो जूल पर मोल, और इसका है डेल CH0 -2875 डॉट या 0.84 किलो जूल पर मोल। ये इनका हीट निकला है जो बाहर, इस हीट को यूज कर सकते हैं फॉर एज अ फ्यूल, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोलो या कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलो या कंबशन बोलो, एक ही मतलब है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन किसी ना किसी के प्रेजेंस में होगा, कैटलिस्ट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आपने इसको ए नाम दिया है इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन को, अब सेकेंड लिखेंगे बी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन लिखोगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, पता नहीं कुछ मैसेज आया अभी तक, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन लिखो, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन। देखो एक केस लेंगे जिससे एल्केन से अल्कोहल बनाएंगे, एल्केन से एल्डिहाइड बनाएंगे, एल्केन से एसिड बनाएंगे, तीनों की कंडीशन, तीनों के कैटलिस्ट अलग अलग होंगे, समझ रहे हैं क्या। तो अकॉर्डिंगली 3 रिएक्शन पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के अंदर, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आ गए सर। और नेक्स्ट क्लास कल ही होगी ना,